एवरीवन, इंग्लिश सेंटेंस के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्ब। ठीक है, यही दो मेन कंपोनेंट मिलके इंग्लिश सेंटेंस को फॉर्म करते हैं और इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है हमें सेंटेंस बनाने के लिए। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ब्रजेश सर टीचर्स इंग्लिश। तो ये एक सेंटेंस है इंग्लिश का। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा है ब्रजेश सर, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को इंग्लिश ग्रामर के टर्म्स में हिंदी में कर्ता बोलते हैं। ठीक है, और ये जो टीचर्स दिख रहा है आपको, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, हिंदी में बोलते हैं क्रिया। और ये जो इंग्लिश दिख रहा है आपको, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर के टर्म्स में। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप पहले से भी जानते हैं कि दो मेन कंपोनेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब। इन दोनों में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा मेन वर्ब होता है। तो अगर मैं कहूं कि अंग्रेजी सेंटेंस का सबसे मेन एलिमेंट, मेन कंपोनेंट, मेन पार्ट वर्ब होता है, तो मैं गलत नहीं बोलूंगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस ही नहीं होगा। आप कभी गौर कीजिएगा, आप जब भी बात बोलते हैं, चाहे किसी भी भाषा में बोले, आप इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, आप अपने किसी रीजनल लैंग्वेज में बोलो, तो आप बोलते इसीलिए हो क्योंकि किसी न किसी एक्शन के बारे में आप बता रहे होते हो। ठीक है, क्योंकि आपको एक्शन के बारे में बताना है, इसीलिए आप सेंटेंस फ्रेम करते हो, वाक्य को फ्रेम करते हो, वाक्य का निर्माण करते हो और उसको लिखकर या बोलकर अपने भावों को, विचारों को सामने वाले को बताते हो। ठीक है, तो वर्ब किसी भी सेंटेंस का सबसे मेन कंपोनेंट होता है। वर्ब के बाद सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होती है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, समझिए सब्जेक्ट जिसको हिंदी में हम लोग कर्ता कहते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है। सब्जेक्ट को अगर हम सिंपल वर्ड्स में लिखें, बोले, तो सब्जेक्ट डूअर होता है। डूअर, डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी किसी कार्य का कर्ता, यानी किसी क्रिया का कर्ता, है ना। मतलब वो नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन को परफॉर्म करता है। तो सब्जेक्ट एवरीवन, डूअर एवरीवन, अलग से कुछ नहीं होता है। किसी नाउन या प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट बोलते हैं। हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनता है। वो नाउन प्रोनाउन जो एक्शन को परफॉर्म करता है, वो नाउन प्रोनाउन जो एक्शन का परफॉर्मर होता है, डूअर होता है। ठीक है एवरीवन, सब्जेक्ट। और वर्ब तो समझ रहे हैं एवरीवन, वर्ब कहते हैं एक्शन डिनोटिंग वर्ड को। वर्ब कहते हैं एक्शन डिनोटिंग वर्ड को, है ना। क्रिया के, कर्म के होने या करने के बोध कराने वाले शब्द को, व्यक्त करने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं इंग्लिश ग्रामर के टर्म्स में। ठीक है एवरीवन, अब देखिए आज जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक अग्रीमेंट हो रखा है, एक कॉन्कॉर्ड हो रखा है, एक सहमति बन चुकी है। सहमति क्या बनी है कि सेंटेंस का वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सेंटेंस का वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। दूसरे वर्ड्स में बोले तो सेंटेंस के वर्ब को सेंटेंस का सब्जेक्ट गाइड करेगा। सुन पा रहे, समझ पा रहे? सेंटेंस के वर्ब को सेंटेंस का सब्जेक्ट गाइड करेगा, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को आना है। ठीक है, वर्ब में भी एवरीवन हम बात कर रहे हैं फाइनाइट वर्ब की। वर्ब में भी हम बात कर रहे हैं फाइनाइट वर्ब, है ना। एक तरह का और वर्ब होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है? वो वर्ब जिसपे सब्जेक्ट का या टेंस का कोई असर नहीं पड़ता है, और जिसपे असर पड़ता है उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब को सेंटेंस का सब्जेक्ट गाइड करता है ना। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है। यही हमें इस लेसन में पढ़ना है। ठीक है, कि भाई कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ब कब कब आएगा। ऐसे सबसे बेसिक पॉइंट ये है एवरीवन, ऐसे सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर रहना है। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल रखना है। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट तो समझ में आता है एवरीवन।
क्योंकि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर प्लूरल होते हैं, ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होता है, ये बात थोड़ी पचती नहीं। एक्चुअली वर्ब सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं एवरीवन, मैं बता रहा हूं आपको, सिंगुलर प्लूरल सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं, वर्ब सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, अपनी कॉन्वीनियंस के लिए वर्ब को सिंगुलर प्लूरल कह देते हैं। सिंगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, और प्लूरल वर्ब वो वर्ब है जो प्लूरल वर्ब वो वर्ब है जो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, प्लूरल वर्ब के साथ आता है। तो एक्चुअली वर्ब सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। वर्ब के तो अलग एस्पेक्ट होते हैं, वो हम लोग लेसन वर्ब में टेंस में पढ़ेंगे। बात समझ रहे ना? सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या? वो वर्ब जो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगा। प्लूरल वर्ब का मतलब क्या? वो वर्ब जो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आएगा। तो ये बेसिक, मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होना चाहिए, जैसा नंबर, जैसी संख्या, जैसा वचन होगा सब्जेक्ट का, वैसा ही वचन, वैसी ही संख्या, वैसा ही वर्ब होना चाहिए। ठीक है एवरीवन? ऐसे तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे रूल्स है। एक्चुअली एवरीवन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी करके ना कोई अलग से लेसन नहीं इंग्लिश ग्रामर सेक्शन। क्या है ना, जो बातें हम लोग लेसन नाउन में पढ़ते हैं, प्रोनाउन में पढ़ते हैं, एडजेक्टिव में पढ़ते हैं, वर्ब में पढ़ते हैं, वही सारी बातों का जो मेन पॉइंट्स है उसको एक अलग नाम दे दिया गया, उस सेट का, उस ग्रुप का, उन सारे रूल्स के एक सेट का अलग नाम दे दिया गया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो अलग से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी, सिंटेक्स भी कोई लेसन नहीं है इंग्लिश ग्रामर में। लेकिन हम लोग इस तरह से अलग पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल बनाकर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मैं भी आप सबको ये लेसन पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये चैप्टर बता रहा हूँ। और सारे पॉइंट्स तो नहीं बताऊंगा क्योंकि और जो पॉइंट्स है वो मैं आपको नाउन में, प्रोनाउन में, वर्ब में, एडजेक्टिव में बताने वाला हूँ। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिससे बराबर सवाल डिफरेंट एग्जामिनेशन में आते ही है, वो चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 1 एवरीवन, इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ये रूल नंबर 1 है ना, ये सबसे बेसिक पॉइंट है। क्या कह रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट्स को, दो कर्ताओं को आप कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं एंड नाम के शब्द से। एंड आपको मालूम होगा कंजंक्शन है, समुच्चय बोधक शब्द है, जोड़ने वाला शब्द है, वो कनेक्टर है वो। तो दो सब्जेक्ट को हम एंड के माध्यम से जोड़ रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल बात है कि वो एक से दो हो गया, एक से अधिक हो गया तो प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब को भी प्लूरल होना है ना। बिल्कुल बेसिक बात, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब को भी प्लूरल होना है। चलिए उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। आप देख सकते हैं एंड है, उसने टाइम और टाइड को कनेक्ट कर दिया है, तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस का क्या हो गया एवरीवन? प्लूरल हो गया। अब आपको डिसाइड करना है कि वर्ब कैसा होगा। ये देखिए V1 है और ये V5 है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए एवरीवन कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए V1 ही आता है, V5 नहीं। तो वेट्स नहीं, वेट होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, है ना। समय और ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रवि एंड संजय डैश कम, ठीक है। रवि एंड संजय इस सेंटेंस के सब्जेक्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं दो नाम है, एंड से जोड़ा गया है, एक से दो हो गए, एक से अधिक हो गए तो प्लूरल हो गए, वो सब्जेक्ट इस सेंटेंस का प्लूरल है। तो अब आपको चुनना है, डिसाइड करना है कि इन दोनों में से प्लूरल वर्ब कौन है। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों में से प्लूरल वर्ब है हैव। तो रवि एंड संजय हैज कम नहीं, हैव कम, ठीक है एवरीवन। ये था रूल नंबर 1। आगे बढ़ते, रूल नंबर 2, if two or more than two nouns or adjectives are connected by and but they refer to only one person, thing or idea, the verb has to be singular। ध्यान दीजिएगा एवरीवन, अगर आप कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं दो नाउन को या दो से अधिक नाउन को,
दो नाउन को या दो से अधिक नाउन को। ठीक है एवरीवन, पहले जैसे ही पॉइंट की बात है, अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं दो नाउन को या दो एडजेक्टिव को, लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है, लेकिन दे रेफर टू ओनली वन पर्सन, थिंग और आइडिया, लेकिन वो किसी एक ही व्यक्ति, चीज या आइडिया को रेफर करते हैं, इंगित करते हैं, संकेत करते हैं। तो बताया जा रहा है कि वो एक से अधिक जरूर है, लेकिन उनको प्लूरल नहीं मानना है, उनको सिंगुलर मानना है। यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी आपको सिंगुलर ही रखना है। आई बात समझ में? अगर वो एक ही पर्सन, थिंग या आइडिया को रेफर करेंगे तो उनको सिंगुलर माना जाएगा, वर्ब को सिंगुलर ही मानना है। आइए एग्जांपल समझते हैं। देखिए, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड डैश नॉट हेयर। तो मेरे दोस्त फिलोसोफर और गाइड यहां नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, एक दो तीन नाउन यूज हुआ है, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, लेकिन आपको इस सेंटेंस को देख के, सुन के, पढ़ के समझ में आना चाहिए कि ये फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड किसी एक ही पर्सन को बोला जा रहा है, एक से अधिक पर्सन को नहीं बोला जा रहा है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा, इज होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड इज नॉट हेयर, नहीं है यहाँ पे। चलिए अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं एवरीवन। स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। अब आप देख सकते हैं एंड ने दो एडजेक्टिव को जोड़ रखा है, ये दोनों एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। दो मतलब एक से अधिक, प्लूरल। ठीक है, वो आपको दिख रहे हैं प्लूरल जरूर, लेकिन वो किसी एक ही आइडिया को रेफर कर रहे हैं। वो रेफर क्या कर रहा है, वो किस बात की बात कर रहा है कि वो पर्सन जो स्लो होता है स्लो होता है, धीमा काम करता है, धीरे धीरे अपना कार्य करता है, लेकिन अगर निरंतर काम करता है तो वो रेस जीत जाता है, वो दौड़ जीत जाता है, मतलब वो सफल हो जाता है। ठीक है, तो ये दो जरूर दिख रहे हैं आपको, लेकिन एक ही आइडिया को रेफर कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट को आपको एज अ होल सिंगुलर मानना है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, V1 या V5। ऊपर मैंने बताया आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है V5, V1 नहीं। V1 मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे विन नहीं होगा, क्या होना चाहिए, विंस होना चाहिए। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना। अब ये एक तरह का प्रोवर्ब है, सेइंग है, कहावत है वो। और जैसे ही ये आप कहावत सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको वो खरगोश कछुआ वाली कहानी याद आती है। ओके एवरीवन, ये था रूल नंबर 2। ओके एवरीवन, रूल नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। इफ टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड दे रेफर टू टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। कहा जा रहा है एवरीवन कि अगर आप दो अनकाउंटेबल नाउन को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं एंड नाम के कंजंक्शन से, और आगे बोला जा रहा है कि वो दोनों सब्जेक्ट रेफर करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट को, वो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट को रेफर करते हैं, किसी एक ही आइडिया को रेफर नहीं करते, तो बोला जा रहा है कि वर्ब को प्लूरल मानेंगे आप, वर्ब को प्लूरल मानेंगे। समझ रहे हैं? देखिए, अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम नहीं गिन सकते हैं वो नॉर्मली सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो अगर दो अनकाउंटेबल नाउन है तो दोनों सिंगुलर है। अगर दोनों को आप जोड़ देंगे, ठीक है, अगर दोनों को आप जोड़ दिए तो वो एक से अधिक हो गए, प्लूरल हो गए। ठीक है, तो अगर वे लोग अलग अलग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक ही आइडिया, एक ही पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग पर्सन तो होगा नहीं, वो पर्सन अनकाउंटेबल नाउन होता नहीं है। अगर अलग अलग आइडिया की बात कर रहा है वो, तो वर्ब को आपको प्लूरल मानना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, पोवर्टी एंड माइजरी डैश टुगेदर, पोवर्टी एंड माइजरी डैश टुगेदर, गरीबी और बदहाली एक ही साथ आती। ठीक है एवरीवन, देखिए एंड है, उसने दो सब्जेक्ट को जोड़ रखा है, एक है पॉवर्टी और दूसरा है माइजरी। ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन दोनों अलग अलग चीजों को डिनोट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तो दोनों मिलके ना प्लूरल हो गए। तो सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट आपके इस सेंटेंस का प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल वर्ब किसको बोलते हैं, V1 को बोलते हैं, ये V5 है, तो कम होना चाहिए। पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 के तरफ। रूल नंबर 4 एवरीवन ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है। ठीक है एवरीवन, इस पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, समझ तो जाइएगा ही, है ना, सीखिएगा एग्जाम्पल्स के माध्यम से। चलिए क्या बोल रहा है रूल नंबर 4 कि ये बहुत सारे शब्द हैं,
ऑब्वियस है जोड़ने का काम करते हैं, तो ये सब कंजंक्शन है। एक एक करके सबको ध्यान से देखिए, एज वेल एज, विद, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, बट, एवरीथिंग बट, नथिंग बट, नो लेस देन, अकम्पेनीड बाय, है ना। तो ये एक से अधिक एक्सप्रेशन एवरीवन और सब कंजंक्शन का काम करते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर इनमें से किसी एक के माध्यम से आपने दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया है, इनमें से किसी एक के माध्यम से आपने दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है, तो बचाया जा रहा है एवरीवन, बताया जा रहा है कि जो वर्ब होगा एवरीवन वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सेकंड सब्जेक्ट को आपको नहीं देखना है, किसके अनुसार आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो जो नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट का होगा वही नंबर वर्ब का होना चाहिए। यानी पहला सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, पहला सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। आइए इस रूल को, इस नियम को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ओके एवरीवन, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से रूल नंबर 4 को अच्छे समझते हैं। देखिए, द कैप्टन अलोंग विथ सेलर्स डैश ड्राउंड, ठीक है, डैश यानी ब्लैंक, आपको चूज करना है कौन सा वर्ब फॉर्म होगा। अब देखिए, अलोंग विथ है, उसने दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किया है, पहला सब्जेक्ट है द कैप्टन और दूसरा सब्जेक्ट है सेलर्स। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है, दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब कैसा होगा, ठीक है। देखिए, तो रूल क्या कहता है कि अगर अलोंग विथ या टुगेदर विथ दो सब्जेक्ट को जोड़ता है तो वर्ब आप पहले सब्जेक्ट के अनुसार लाएंगे। पहला सब्जेक्ट कैप्टन है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, वॉज होना चाहिए, वर्ब नहीं। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द कैप्टन अलोंग विथ सेलर्स वॉज ड्राउन्ड, है ना। तो अपने सेलर्स के साथ, अपने नाविकों के साथ कैप्टन डूब गए। सेकेंड एग्जाम्पल, माई ब्रदर अनलाइक हिज ब्रदर डैश वेरी क्यूट, ठीक है एवरीवन। अब देखिए, अनलाइक ने कनेक्ट किया है किसको, माई ब्रदर को हिज ब्रदर से। माई ब्रदर पहला सब्जेक्ट है, ठीक है एवरीवन, हिज ब्रदर दूसरा सब्जेक्ट है। अब हमें डिसाइड करना है वर्ब किसके अनुसार आएगा, ऑब्वियस है वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज होना चाहिए, आर नहीं, है ना। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, पूरा सेंटेंस क्या होगा, माई ब्रदर अनलाइक हिज ब्रदर इज वेरी क्यूट। तो मेरा भाई बहुत क्यूट है। अनलाइक हिज ब्रदर मतलब उनके भाई क्यूट नहीं है। चलिए, ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स डैश एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। अब देखिए, यहां पर एंड नॉट ने जोड़ा है ही को हिज फ्रेंड से, तो ही हो गया पहला सब्जेक्ट, है ना। जो पहले लिखा जाएगा बोला जाएगा वो पहला सब्जेक्ट, जो बाद में लिखा जाएगा बोला जाएगा वो दूसरा सब्जेक्ट। तो पहला सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, उसके लिए इज आना चाहिए, आर नहीं। सो ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, तो वो है दोषी मर्डर का, उनके दोस्त नहीं है। ओके, यू रादर मोहन डैश मिसलेड दिस पीपल। रादर ने कनेक्ट किया यू को मोहन से, यू है पहला सब्जेक्ट और मोहन है दूसरा सब्जेक्ट। अब यू के अनुसार आपको वर्ब लाना है, यू के लिए वर्ब कौन आएगा, हैव आएगा, हैज नहीं। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, यू रादर मोहन हैव मिसलेड दिस पीपल, है ना। तो इन लोगों को तुमने मिसलेड किया है, तुमने पथ भ्रष्ट किया है, पथ भ्रमित किया है, मिसगाइड किया है, ठीक है, मोहन ने नहीं। The CM accompanied by his wife and children dash coming here, ठीक है एवरीवन। अब देखिए, accompanied by ने कनेक्ट किया किसको, किससे, CM को his wife and children से। his wife and children को एक यूनिट मान लेते हैं, उसको दूसरा सब्जेक्ट मान लेते हैं, और पहला सब्जेक्ट CM होगा, इसी के अनुसार वर्ब आएगा। CM सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इज होना चाहिए, आर नहीं। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, द CM accompanied by his wife and children is coming here। तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ CM मुख्यमंत्री साहब यहाँ पधार रहे हैं। चलिए एवरीवन, रूल नंबर 5 ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट को दो कर्ता को, है ना, इन चारों में से कोई एक कनेक्ट कर दे, ठीक है एवरीवन, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, ठीक है, सुन रहे हैं।
अगर दो सब्जेक्ट को इन चारों में से कोई एक कनेक्ट कर दे तो बताया जा रहा है एवरीवन कि जो वर्ब है उसका अग्रीमेंट उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ होता है। मतलब वर्ब जिस सब्जेक्ट के करीब होगा, नजदीक होगा, समीप होगा, उसी के अनुसार उसका नंबर हो गया, संख्या होगा, वचन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए ध्यान से। हैज राम और श्याम डैश, अच्छा चार चार ऑप्शन हो गए, कम, कम्स, केम, कमिंग। एवरीवन देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज है, हेल्पिंग वर्ब एवरीवन हैज है, तो हैज के बाद तो भी3 ही आता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। और ये भी2 है, ये भी4 है, ये भी5 है, वो भी3 होगा। यहाँ तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी पहला सब्जेक्ट कौन है, दूसरा कौन है ना। ऐसे उसके सबसे नजदीक तो वो है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। शी और हर फ्रेंड्स, देखिए और को मैंने अलग से नहीं बताया, यहाँ पे देखिए और है, यहाँ पे देखिए नॉर है। तो अगर दो सब्जेक्ट को और नॉर भी जोड़ेंगे ना तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के ही अनुसार आएगा। शी और हर फ्रेंड्स डैश इन अ डिलेमा, है ना। तो वर्ब किसके नजदीक है, हर फ्रेंड्स के नजदीक है। हर फ्रेंड्स प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना होगा। शी और हर फ्रेंड्स वर इन अ डिलेमा, वो और उनकी सहेलियां डिलेमा में थी, कंफ्यूजन में थी, दुविधा में थी। ठीक है एवरीवन, दिस वाज रूल नंबर 5। अभी 2 एग्जांपल देखा है एवरीवन, 2 और एग्जांपल देख लेते हैं रूल नंबर 5 के। तो जितने एग्जांपल्स आप देखेंगे, पढ़ेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप बनाएंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आसानी से और उतना ही अच्छे से आपको रूल्स याद रहेंगे। चलिए तो कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे हम रूल नंबर 5 के लिए। ओके बस रूल नंबर 5 के 2 और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, नीदर यू नॉर आई नॉर एनीवन एल्स डैश द आंसर। पॉइंट क्या था एवरीवन कि अगर 2 सब्जेक्ट उनमें से किसी एक के माध्यम से जुड़ते हैं तो जो वर्ब होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो ये देखिए ये वर्ब है और उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, एनीवन एल्स। और इसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, यानी नोज। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, नीदर यू नॉर आई नॉर एनीवन एल्स नोज द आंसर। तो ना तो मैं, है ना तो तुम, ना ही कोई और इस प्रश्न के उत्तर को जानता है। चलिए अगला एग्जाम्पल, नॉट ओनली द टीचर्स बट द प्रिंसिपल डैश ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है एवरीवन, तो सही वर्ब फॉर्म हमें चुनना है, नियरेस्ट सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल। ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इज होगा, आर नहीं होना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, नॉट ओनली द टीचर्स बट द प्रिंसिपल इज ऑल्सो प्रेजेंट, है ना सिर्फ शिक्षक बल्कि प्रधानाध्यापक महोदय भी यहाँ उपस्थित हैं, मौजूद हैं, हाजिर है। चलिए रूल नंबर 6 को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं वो क्या हमें बताना समझाना चाहता है। प्लूरल नंबर यूज्ड एज द सिंगुलर यूनिट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। क्या कह रहा है भाई ये पॉइंट कि अगर नंबर प्लूरल है लेकिन वो सिंगुलर यूनिट को ही डिनोट करता है, वो इकाई की बात करता है। नंबर संख्या जरूर प्लूरल है लेकिन वो डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है सिंगुलर यूनिट को, तो वर्ब को भी आपको सिंगुलर ही रखना होगा। देखिए जैसे 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, है ना। तो पैदल चलने के लिए 10 मील की दूरी एक लंबी दूरी होती है एवरीवन। ये जो सब्जेक्ट है 10 माइल्स, इसको हम लोग अलग अलग करके नहीं देख रहे हैं, एक यूनिट के रूप में लेके चल रहे हैं। 10 माइल की जो दूरी है उसको एक यूनिट के रूप में लेके चल रहे हैं, हालांकि वो प्लूरल है लेकिन हम उसको यूनिट मान रहे हैं, इकाई मान रहे हैं। ठीक है, तो 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, तो इसको एक यूनिट मान रहे हैं, इकाई मान रहे हैं, तो ये सिंगुलर है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, इज आना चाहिए, आर नहीं। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। एक और एग्जांपल है उसी तरह का एवरीवन, ध्यान दीजिएगा। 1 लाख रुपीज डैश अ लार्ज सम दोज डेज, उन दिनों 1 लाख रुपए बड़ी रकम थी। तो एवरीवन 1 लाख रुपए प्लूरल है ऑब्वियसली, लेकिन उनको हम अलग अलग करके नहीं देख रहे, एक यूनिट एक इकाई मान के चल रहा है ना। 1 लाख रुपए का एक यूनिट, एक इकाई, एक समूह,
ठीक है, बोला जा रहा है लाख रुपए उन दिनों एक बड़ी रकम थी, तो ये यूनिट है एवरीवन, तो ये सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, वर नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए है ना, इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखिए। 1 लाख रुपीज डैश बीन स्पेंट अप टू नाउ, अब तक 1 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं एवरीवन। अब इस सेंटेंस में 1 लाख रुपए यूनिट नहीं है, समझ रहे बात को, लाख रुपए खर्च किए गए हैं तो उसको इकाई के रूप में नहीं खर्चा किया गया है, अलग अलग कामों में खर्चा किया होगा, अलग अलग कामों में अलग अलग अमाउंट लगा होगा। तो अब ये जो प्लूरल नंबर है, अब ये यूनिट नहीं रहा, अब ये सिंगुलर यूनिट नहीं रहा, ये मोर देन वन हो गया, ये प्लूरल हो गया है। तो अभी आप सब्जेक्ट को प्लूरल मानेंगे, सब्जेक्ट को प्लूरल मानेंगे तो वर्ब भी प्लूरल होगा। आप हैव को चुनिएगा, हैज को नहीं चुनिएगा। सो 1 लाख रुपीज हैव बीन स्पेंट अप टू नाउ, ठीक है एवरीवन। आइए रूल नंबर 7 पर आते हैं। चलिए रूल नंबर 7 में 2 पॉइंट है, ए बी, तो पहले ए को समझते हैं फिर बी को भी देख लेंगे। ओके, ए, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर इफ ईच इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। कहा जा रहा है एवरीवन कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच है तो वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए सिंगुलर, यानी ईच को सिंगुलर मानना है। एग्जांपल है ईच डैश हिज ओन लिमिटेशंस, है ना, ईच मतलब ईच पर्सन, या पर्सन के बदले कोई और नाउन भी हो सकता है, जरूरी नहीं पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ये सिंगुलर है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब भी आएगा, हैज ही आएगा, हैव नहीं आएगा। लेकिन पॉइंट बी में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, व्हेन द एंटीसीडेंट इज प्लूरल ईच इज आल्सो प्लूरल। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, पहले आने वाला। अगर ईच के पहले वाला नाउन प्लूरल है, ईच जिस नाउन के लिए आया है वो नाउन अगर प्लूरल है तो ईच को भी प्लूरल ही मानना है, यानी वर्ब भी प्लूरल होगा। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आइए चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एवरीवन, द चिल्ड्रन ईच डैश अ स्पेशल टास्क अलॉटेड टू देम। अब आप देख लीजिए, ईच है और उसका एंटीसीडेंट है चिल्ड्रन। ईच का एंटीसीडेंट यानी ईच के पहले आने वाला नाउन प्लूरल है, तो ईच भी प्लूरल हो गया। अब वर्ब को भी प्लूरल करना होगा और प्लूरल वर्ब है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा द चिल्ड्रन ईच हैव अ स्पेशल टास्क अलॉटेड टू देम, यानी हर बच्चे को अलग अलग टास्क, वर्क, काम अलॉट किया गया है, दिया गया है। चलिए एवरीवन आते हैं रूल नंबर 8 पर। रूल नंबर 8 क्या समझाना चाह रहा है, देखिए ध्यान से। और 3 एक्सप्रेशन है एवरीवन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ये 3 एक्सप्रेशन है ना। ध्यान देने वाली पहली बात ये है एवरीवन कि ये जो तीनों एक्सप्रेशन है एडजेक्टिव का काम करते हैं और ये अनकाउंटेबल नाउन को ही क्वालिफाई करेंगे, काउंटेबल नाउन को नहीं। और वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है एवरीवन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन नॉर्मली सिंगुलर ही होता है। सो अ गुड डील ऑफ मनी डैश नीडेड फॉर दिस वर्क, इस कार्य के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। सो एवरीवन मनी अनकाउंटेबल नाउन है, अब उसको क्वालिफाई करने जैसा भी एडजेक्टिव आए, अगर ये अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है, उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, इजी होना चाहिए, आर नहीं। So a good deal of money is needed for this work। चलिए आगे आते हैं रूल नंबर 9 पर। यहां पे 4 एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखिए। a number of, a large number of, a great number of, large numbers of, ठीक है एवरीवन। तो ये चारों एक्सप्रेशन एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है, और ये क्वालिफाई करेंगे ऑब्वियस से काउंटेबल नाउन को, जिसको हम और आप गिन सकते हैं, और वो काउंटेबल नाउन प्लूरल हो जाएगा, वो काउंटेबल नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है। और अगर नाउन प्लूरल हुआ तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। एग्जांपल है अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स डैश सेलिंग, ठीक है एवरीवन। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी हमें क्या मानना है, प्लूरल मानना है। इन दोनों में प्लूरल कौन होगा, आर होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा एवरीवन, ध्यान दीजिए इधर, अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स आर सेलिंग, ठीक है एवरीवन। ये था रूल नंबर 9। रूल नंबर 10 एवरीवन, देखिए 3 एक्सप्रेशंस हैं, पहला है द नंबर ऑफ, दूसरा है द लार्ज नंबर ऑफ,
और तीसरा है द ग्रेट नंबर ऑफ, है ना। पॉइंट क्या है, ये तीनों एडजेक्टिव पे जैसा यूज होता है और इनके बाद जो नाउन आएगा ऑब्वियस है काउंटेबल आएगा और प्लूरल ही आएगा, काउंटेबल आएगा और प्लूरल आएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान देने की चीज ये एवरीवन कि वर्ब सिंगुलर होगा आपका, नाउन जरूर होगा प्लूरल, है ना, काउंटेबल, लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए। एग्जांपल देखिए, द नंबर ऑफ विजिटर्स डैश इंक्रीजिंग, ठीक है एवरीवन। पूछा जा रहा है कि वर्ब कैसा होना चाहिए। अब क्योंकि द नंबर ऑफ है तो वर्ब सिंगुलर ही होगा, इजी होना चाहिए, आर नहीं। द नंबर ऑफ विजिटर्स इज इंक्रीजिंग, है ना, आगंतुकों की संख्या बढ़ रही है। चलिए आइए रूल नंबर 11 को समझते हैं। रूल नंबर 11 क्या समझाना सिखाना चाहता है आपको, देखिए 3 पॉइंट से 3 बातें हैं, सब नो से रिलेटेड है। देखिए अगर नो का इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद नाउन अनकाउंटेबल आया है, नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल, और जाहिर सी बात है एवरीवन की अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए एवरीवन मान के चलिए कि वर्ब सिंगुलर ही होगा हमेशा। अनकाउंटेबल नाउन क्योंकि सिंगुलर होता है तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर ही होगा। लेकिन नो के बाद अगर नाउन काउंटेबल आ गया, नो के बाद अगर नाउन काउंटेबल आ गया और वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, ठीक है, तो नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आएगी तीसरे पॉइंट में, ध्यान दीजिएगा। क्या, अगर नो के बाद नाउन काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है, नाउन काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है, तो वर्ब को भी आपको प्लूरल करना होगा। एग्जांपल से समझते, नो प्रॉब्लम डैश डिफिकल्ट, कोई समस्या मुश्किल नहीं है ना एवरीवन। तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। नो प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स हो गया, ये काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल कर दिया गया, तो नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल। नो प्रॉब्लम्स आर डिफिकल्ट। आगे देखते हैं एवरीवन, नो वर्क डैश बीन डन टुडे, आज कोई काम नहीं किया गया है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि वर्क अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होता है, वर्ब आपको सिंगुलर ही रखना है, प्लूरल नहीं। सो नो वर्क हैज बीन डन टुडे, आज कोई काम नहीं किया गया है। दिस वाज एवरीवन रूल नंबर 11। रूल नंबर 12 एवरीवन, देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, a quarter ऑफ, पार्ट ऑफ, 20% ऑफ, यानी सारे फ्रैक्शन बताने वाले एक्सप्रेशन है, फ्रैक्शन बताने वाले, पार्ट बताने वाले एक्सप्रेशन है। तो इनके बाद एवरीवन अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर ही होना चाहिए, है ना। तो आप नोटिस करेंगे कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है ना सब्जेक्ट के रूप में, तो उसको हम सिंगुलर ही मानेंगे, वर्ब भी सिंगुलर है। अनकाउंटेबल नाउन दिखा नहीं कि आप समझ जाइए वर्ब सिंगुलर होगा, है ना। अच्छा, इसका मतलब मुझे उम्मीद है आप सब लोग समझ रहे होंगे, इस साइन का मतलब होता है ऊपर वाला सब, ठीक है। तो ऊपर वाले सारे एक्सप्रेशंस के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, ठीक है एवरीवन। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स डैश पास्ट। अब देखिए नाउन क्या है, स्टूडेंट्स है, ये काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, ठीक है एवरीवन। और ये तो है ही 1/3 ऑफ, तो ये प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड। अब ये देखिए एवरीवन, डेस्क्स, ये भी प्लूरल नाउन है, अब पार्ट तो है ही 3/4 ऑफ, तो ये प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, आर। 1/4 ऑफ द डेस्क आर रेडी, है ना। डेस्क के 3/4 भाग, है ना, बनकर तैयार है। द रेस्ट ऑफ द सिल्वर डैश रिटर्न टू हिम। सिल्वर एवरीवन अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और ये पार्ट तो है ही, तो ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, वॉज होगा, वर नहीं। द रेस्ट ऑफ द सिल्वर वॉज रिटर्न टू हिम, है ना। बाकी जो चांदी का अमाउंट था, मात्रा थी, उसको उनको लौटा दिया गया। 20% ऑफ द एम्प्लॉइज डैश डिसाइडेड टू गो ऑन स्ट्राइक। तो 20% कर्मचारियों ने निर्णय लिया है हड़ताल पर जाने का। सो एवरीवन ये देखिए नाउन है, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, हैव, हैज नहीं होगा। रूल नंबर 12 एवरीवन। ओके एवरीवन, रूल नंबर 30 ध्यान दीजिएगा।
अगर आप यूज कर रहे हैं एक्सप्रेशन द परसेंटेज ऑफ को, ठीक है, और इसके बाद नाउन आप जैसी मर्जी वैसी लाइए, अनकाउंटेबल नाउन लाइए, है ना, जाहिर सी बात है अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो सिंगुलर होगा, और काउंटेबल नाउन लाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो नाउन जैसा भी हो, अनकाउंटेबल हो, काउंटेबल हो, वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए। द परसेंटेज ऑफ के साथ वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल पर, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस डैश वेरी हाई, ठीक है एवरीवन। आप देख सकते हैं नाउन आपका सक्सेस है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो एक बार जब द परसेंटेज ऑफ आ गया है मेन सब्जेक्ट के रूप में, तो नाउन जैसा भी हो, जो भी हो, वर्ब आपका सिंगुलर ही होना चाहिए, इजी होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज वेरी हाई, ठीक है। तो सफलता का प्रतिशत जो है वो बहुत ज्यादा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंट वर्कर्स डैश वेरी स्मॉल, ठीक है एवरीवन। अभी यहां पे नाउन है वर्कर्स, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है ना। द परसेंटेज ऑफ यूज किया गया है, उसको क्वालिफाई करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है वर्ब कैसा होगा। तो नाउन जो भी हो, जैसा भी हो, वर्ब को सिंगुलर ही रखना है, इजी रखना है। सो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंट वर्कर्स इज वेरी स्मॉल, है ना। जो एफिशिएंट वर्कर हैं, है ना, उनका परसेंटेज, उनका प्रतिशत बहुत कम है। ये था रूल नंबर 13, जो द परसेंटेज ऑफ से रिलेटेड रूल की बात कर रहा था। आइए रूल नंबर 14 पर आते हैं। देखिए, मोर देन वन, ठीक है। अगर आप एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं मोर देन वन, तो ध्यान दीजिएगा कि नाउन अगर काउंटेबल है तो वो सिंगुलर होगा। नाउन अगर काउंटेबल है तो वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। और वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर मोर देन के बाद वन के बदले 2 या 3 आ जाए ना, एक से अधिक कोई भी नंबर आ जाए, 2 3 4 5 6, इस तरह से। अब ये 1 था, इसीलिए देखिए वो सिंगुलर था। अब एक से अधिक हो जाएगा तो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब नाउन सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ पे नाउन प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। ध्यान देना है एग्जाम्पल पर, मोर देन वन डैश वॉज ब्रोकन, ठीक है एवरीवन। तो 1 है तो इसके बाद नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर या प्लूरल, इसके बाद नाउन सिंगुलर ही आना चाहिए, है ना। वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, वर्ब पहले ही लिख दिया मैंने वॉज। तो मोर देन वन विंडो वॉज ब्रोकन, ठीक है। अब देखिए 1 के बदले यहाँ पे 5 आ गया, सो मोर देन 1 के बदले अब आ गया मोर देन 5, तो ये 5 हो गया, तो ये भी प्लूरल हो गया, प्रपोजल्स। अब ये प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, हैव होना चाहिए। सो मोर देन 5 प्रपोजल्स हैव बीन एक्सेप्टेड, 5 से अधिक प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये था एवरीवन रूल नंबर 14। एवरीवन एक और एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा, मोर कैमरास देन वन डैश न्यू। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये वाला एग्जांपल जो है इन दोनों में से किसी स्ट्रक्चर पे सेट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए रूल यहाँ पे एवरीवन ध्यान दीजिए, पॉइंट सी, अगर मोर के बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और उसके बाद देन वन है, मोर के बाद, मोर के ठीक बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मोर के ठीक बाद कैमराज आ गया, उसके बाद देन वन है, तो बोला जा रहा है एवरीवन कि वर्ब प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, आर को चुनेंगे। सो मोर कैमरास देन वन आर न्यू, ठीक है। ये था रूल नंबर 14। रूल नंबर 15 एवरीवन ध्यान दीजिएगा, ए या द में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं हम, और उसके बाद मेजॉरिटी या माइनॉरिटी में से कोई एक वर्ड आता है, उसके बाद फिर ऑफ आता है, और ऑफ के बाद जाहिर सी बात है नाउन अगर काउंटेबल है तो प्लूरल ही होगा। तो अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल ही रखना है ना। अ मेजॉरिटी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, अ माइनॉरिटी ऑफ, द माइनॉरिटी ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल रखना है। ध्यान दीजिए एग्जांपल पर, द मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट्स डैश टायर्ड, ठीक है। अब आपको द मेजॉरिटी ऑफ दिखा है, इसका मतलब वर्ब प्लूरल होना चाहिए, वर होना चाहिए। द मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट्स वर टायर्ड,
है ना। तो अधिकतर टूरिस्ट, अधिकतर पर्यटक थके हुए थे। अ माइनॉरिटी ऑफ द कमिटी डैश अपोज टू द नेशन। चलिए, अगर आपको अ माइनॉरिटी ऑफ दिखा है इसका मतलब वर्ब प्लूरल होना चाहिए। मेजॉरिटी मिनॉरिटी दिखा है वर्ब प्लूरल होना चाहिए। अ माइनॉरिटी ऑफ द कमिटी वर अपोज टू द नेशन। अब चलिए रूल नंबर 16 है ना, ये लास्ट पॉइंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरीवन ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा सवाल इसी पॉइंट पर बना के पूछा जाता है। क्या समझना सीखना है हमें कि वन ऑफ द एक्सप्रेशंस के बाद ठीक बात जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। ध्यान दीजिए, वन ऑफ क्या होना चाहिए यहाँ पे, देम या हिज। प्लूरल कौन है, देम हिज तो होने से रहा, वन ऑफ हिज नहीं होगा। वन ऑफ देम डैश अ नोटोरियस क्रिमिनल, इज ये आर, सिंगुलर वर्ब इज होना चाहिए, आर नहीं। ठीक है एवरीवन, तो ये था रूल नंबर 16 और ये थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लेसन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आज के लिए इतना ही एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।